नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निर्मित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक और विषय पर। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक विधा रही है नाटक, प्रारंभिक विधा रही है नाटक हिंदी साहित्य की। तो आइए आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी नाटकों पर। हिंदी नाटक का क्रम, उसका उद्भव, उसका विकास, उसके अर्थ और अभिप्राय को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं या जो प्रश्न आते हैं उन पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। हिंदी नाटक पर बात करने से पहले हम ये जान लें कि रंगशाला और रंगमंच, इससे नाटक का विशेष संबंध रहा है। रंगशाला और रंगमंच क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रंगशाला, जिसे इंग्लिश में थिएटर कहा जाता है, वह रंगशाला हिंदी में कहलाती है। और रंगमंच, जिसे हम स्टेज कहते हैं, जहाँ पर अभिनय किया जाता है, नाटक प्ले किया जाता है, वह रंगमंच कहलाता है। रंगमंच और रंगशाला के स्वरूप पर अगर हम विचार करें तो इसके बारे में प्रोफेसर R.N. शर्मा के शब्दों में देखें तो वे कहते हैं, रंगशाला उस भवन या स्थान को कहते हैं जिसके एक भाग में दर्शक बैठते हैं और उसके सामने वाले भाग में वह रंगमंच बनाया जाता है जिस पर नाटक का अभिनय किया जाता है। इस प्रकार रंगमंच रंगशाला का एक भाग है। रंगमंच रंगशाला के उस भाग को कहते हैं जिस पर नाटक का अभिनय किया जाता है। तो यहाँ शर्मा जी ने, प्रोफेसर R.N. शर्मा जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि रंगमंच में, रंगशाला में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, किसे कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो श्रव्य और दृश्य, ये काव्य के दो रूप माने गए हैं। श्रव्य काव्य का संबंध जहाँ पठन से है, श्रवण से है, वहाँ दृश्य काव्य का श्रवण एवं अभिनय से, देखने से भी है और सुनने से भी है। तो जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी सफलता का प्रमाण ही क्या है? अभिनयता। उसमें अभिनयता होनी ही चाहिए। आचार्य भरत के अनुसार अभिनय क्या है? अभिनय का अर्थ है सम्मुख ले जाना। डॉक्टर दशरथ ओझा का मत है कि हृदय के भावों को प्रकाशित करने वाली आंगिक चेष्टा ही अभिनय है। तो अभिनय का अर्थ हमने समझा है। दृश्य व श्रव्य काव्य के जो दो रूप माने गए हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं के माध्यम से जो चीज़ निकलकर सामने आती है वो यह है कि नाटक की सार्थकता अभिनयता में है। फिर भी ऐसे नाटक हैं जिनका अभिनय बहुत कष्ट साध्य काम है, जैसे प्रसाद के कुछ नाटकों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। और यद्यपि इन लेखकों का भी उद्देश्य यही होता है कि हमारे नाटकों को रंगमंच पर अभिनीत किया जाए, परंतु रंगमंचीय सीमाओं के कारण उनका अभिनय कठिन हो जाता है। लेकिन आज के युग में जब रंगमंच की कला विकास की चरम अवस्था में पहुंच चुकी है, तब नाटकों के अभिनेता या अनाभिनेयता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए डॉक्टर गोविंद चातक लिखते हैं, रंगमंच के लिए नाटक अवश्य लिखे जाते हैं और लिखे भी जाने चाहिए, किंतु रंगमंच और विशेषतः घटिया रंगमंच ही नाटक की महानता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से देखी हैं। एक तो ये कि अभिनेता नाटक का अभिन्न अंग है और वह उसे सार्थक बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कोई भी नाटक इसलिए घटिया नहीं हो जाता कि वो रंगमंच पर अभिनीत करना उसको कठिन है इसलिए। अब हिंदी नाटकों पर बात करने से पहले हम एक बार रंगमंच की परंपरा पर भी बात करते हैं। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रंगमंच का विस्तृत उल्लेख किया है, हम सब जानते हैं। और ये भी स्पष्ट है कि लक्ष्य के बाद ही लक्षण का निर्माण किया जाता है। इसलिए यह स्वयं सिद्ध है कि आचार्य भरत के पहले भी भारत में रंगमंचों की समृद्ध परंपरा रही है।
श्री कृष्णदास ने लिखा है कि संस्कृत नाटकों के लिखने की परंपरा के साथ ही अभिनय की परंपरा भी मिलती है। सच यह है कि यदि इन नाटकों के खेलने की परंपरा न रही होती तो लेखनी की भी इतनी पुष्ट और उच्च स्तरीय परंपरा न रही होती। स्वयं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का इतना पूर्ण एवं निर्दोष रूप नहीं बन सकता था यदि उसके निर्माण के पहले नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने की परंपरा न रही होती। अभिप्राय यही है कि आचार्य भरत ने अगर इतने संपूर्ण एक नाट्य शास्त्र को रचा है तो कोई भी रचना अपने आप में एकदम से चरम तक नहीं पहुंचती है जब तक उसका धीरे धीरे विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं से कोई आधार भूमि भरत ने ली होगी, तभी उन्होंने इतने एक तरह से संपूर्ण नाट्य शास्त्र का निर्माण किया है। और इसका तात्पर्य यही है कि भरत से पहले भी नाट्य परंपरा जो है वो भारत में कहीं ना कहीं विद्यमान रही है। रंगमंच अथवा रंगशाला की परंपरा में आचार्य भरत ने 3 प्रकार की रंगशालाओं का उल्लेख किया है, चतुरस्त्र, विकृष्ट और त्रैस्य। अब चतुरस्त्र जो रंगशाला है उसमें उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के रंगशाला की लंबाई चौड़ाई समान होती थी। उसके भी 3 प्रकार मिलते हैं, जिसमें 108 हाथ का ज्येष्ठ, 63 हाथ का मध्यम एवं 32 हाथ का कनिष्ठ माना जाता है। और जब वो दूसरे प्रकार के रंगशाला की बात करते हैं जिसे विकृष्ट नाम दिया, इस प्रकार की रंगशाला की चौड़ाई जो है वो लंबाई से आधी होती थी। और इसमें भी 3 प्रकार मिलते हैं, 108 हाथ, 64 हाथ और 32 हाथ वाले। और त्रैस्य जब रंगशाला की बात करते हैं तो इस रंगशाला का आकार त्रिकोण के आकार का होता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रंगशाला से जुड़ा हुआ शब्द है चतुरस्त्र, विकृष्ट और त्रैस्य। चतुरस्त्र में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई समान होती है, वर्गाकार होता है, रंगशाला वर्गाकार होती है। और विकृष्ट में चौड़ाई जो है वो लंबाई से आधी होती थी। और त्रैस्य जो है उसमें त्रि का मतलब है त्रिकोण आकार की रंगशाला वह होती थी। और जो ये तीनों प्रकार की रंगशालाएं हैं उनमें विकृष्ट जो प्रकार की रंगशाला है उसे सर्वोत्तम माना जाता था। विकृष्ट मनुष्यों के लिए, चतुरस्त्र देवों के लिए और त्रैस्य घरेलू दर्शकों के लिए होते थे। तो ये आपको एक तरह से याद रखना होगा, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत उस पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए और उसको याद रखना चाहिए, रेखांकित कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। और उसी में से जब छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये चीज़ें हमको बहुत बड़ा योगदान देती हैं अच्छे अंक लाने में। रंगमंच शब्द से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द है जन रंगमंच। अब जन रंगमंच क्या था? जन रंगमंच भी तत्कालीन समय में जनता में प्रचलित थे। जब संस्कृत भाषा में परिष्कृत रंगमंच का पतन हो गया तब ये जन रंगमंच निरंतर गतिशील रहे। आज भी रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि के रूप में जन रंगमंच जनता में लोकप्रिय हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जन रंगमंच जनता का रंगमंच। तो रंगमंच शब्द इसमें अवश्य आया है, लेकिन जन रंगमंच और शास्त्रीय रंगमंचों में बड़ा अंतर होता है। और जन रंगमंच जहाँ खुले रंगमंच होते थे, जनता के बीच में जिस तरह से वो अपने चाहे नौटंकी है चाहे रामलीला है उसको तैयार करते थे, जबकि शास्त्रीय रंगमंच जो है वो बंद होते थे, इंडोर जिसे हम कह सकते हैं, रंगशाला जिसे कहते हैं। शास्त्रीय रंगमंच से ही दृश्य विधान उसकी तरह ही उसमें होता था, लेकिन उसमें जो स्थिति का और वातावरण का जो है वो अंतर रहता था और श्रोता दर्शक जो हैं वो भी भिन्न भिन्न रहते थे। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें स्पष्ट कर ली हैं, रंगमंच, रंगशाला और जन रंगमंच। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी रंगमंच के विकास की। ये ठीक हिंदी नाटक से पहले की स्थिति है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है, किंतु भारतेंदु पूर्व युग में भी रंगमंच का अस्तित्व था। जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है कि रंगमंच से विहीन कुछ अभिनय बच गए थे जिन्हें हम पारसी स्टेजों के पहले भी देखते हैं। इनमें मुख्यतः नौटंकी और भांड भी थे। नौटंकियों की यह परंपरा हिंदीतर प्रदेशों में भी चलन में थी। डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह ने भी लिखा है कि गुजरात की भमाई, महाराष्ट्र की तमाशा, मालवा और राजपूताने का नाच तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वांग, सांग, भगत एवं तमाशा आदि के रूप में लोकप्रिय थे।
तत्कालीन समय में नाट्य लेखन पर अगर हम बात करें तो मुगल काल के मौलाना गनीमत द्वारा रचित नौरंगे इश्क जो पुस्तक है उसमें तत्कालीन समाज में अभिनय के महत्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समकालीन थे आगा हसन अमानत। उनके द्वारा रचित इंदर सभा और शीतल प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल नाटकों का अभिनय भी किया गया था। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने सर्वप्रथम रंगमंचीय नाटक इंदर सभा को ही माना है। इंद्र सभा के बारे में भी हम जान लेते हैं। इंदर सभा एक इंद्र नहीं है, ये इंदर सभा है। इंदर सभा एक गीति नाट्य है जिसका रचनाकाल सन 1853 माना जाता है। इस नाटक में अश्लीलता का अंश अधिक था। इसी की प्रतिक्रिया में भारतेंदु ने बंदर सभा लिखा था। तो ये चीज़ें हमें रेखांकित करके चलनी चाहिए कि जो भारतेंदु ने बंदर सभा किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा। यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है कि इंदर सभा की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतेंदु ने कौन सा नाटक लिखा था। जानकी मंगल जिसकी रचना शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी ने की थी, उसका सर्वप्रथम 1868 में बनारस थिएटर में अभिनय किया गया था। इंदर सभा और जानकी मंगल दोनों नाटकों का अभिनय पारसी थिएटर कंपनियों की स्थापना के पूर्व हो चुका था। मतलब 1870 से पहले इन दोनों नाटकों का अभिनय किया जा चुका था। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु से पूर्व पारसी कंपनियों से पूर्व भी अभिनय था, रंगमंच था, लेकिन वो उतना लोकप्रिय नहीं था। इस संबंध में श्री कृष्णदास ने हमारी नाट्य परंपरा में लिखा है, हिंदी रंगमंच का इतिहास उन नाट्य मंडलियों का इतिहास है जो इस नगर या उस नगर में उत्पन्न हुई या उन्हीं के प्रभाव में लिखे गए नाटकों का विवरण मात्र है। ये नाटक मंडलियाँ दो प्रकार की होती थी, व्यवसायी एवं अव्यवसायी। व्यवसायी कंपनियाँ अपना रंगमंच अपने साथ ही लिए फिरती थी, किंतु अव्यवसायी मंडलियों का भी अपना उल्लेखनीय प्रेक्षागृह नहीं था। कोई नाटक खेलने के समय ही ये लोग अपना अस्थायी रंगमंच बना लेते थे और अभिनय के पश्चात उसे हटा लेते थे। तत्कालीन व्यावसायिक रंगमंच और अव्यावसायिक रंगमंच कौन से थे, उस पर हम एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। व्यावसायिक रंगमंच की जब हम बात करते हैं तो व्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत पारसी नाटक कंपनियों के द्वारा हुई। 1870 में एसपी फ्रॉम ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी। इस कंपनी ने रौनक बनारसी द्वारा लिखित नाटक इंसाफे महमूद का मंचन किया था। और फिर 1876 में विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी एवं अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना क्रमशः खुर्शेद जी बल्लीवाला तथा कावस जी खटाऊ ने की। खुर्शेद जी बल्लीवाला सबसे बड़े अभिनेता माने जाते थे। बल्लीवाला की कंपनी के लिए मुंशी विनायक प्रसाद ने विक्रम विलास, निगाहे गफलत, गोपी चंद्र और हरिश्चंद्र आदि नाटकों को लिखा। खटाऊ की कंपनी के साथ मेहंदी हसन तथा नारायण प्रसाद बेताब उर्दू एवं हिंदी के नाटक लिखा करते थे। पारसी कंपनी में हिंदी नाटकों को स्थान दिलाने का श्रेय बेताब जी को है। बेताब जी का पूरा नाम नारायण प्रसाद बेताब जी। इन्होंने अपने नाटकों में हिंदी गीतों का प्रयोग इतनी कुशलता से किया कि कंपनी के संचालक तथा प्रेक्षक मंत्रमुग्ध हो उठे। बेताब ने अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद भी किए। इन कंपनियों द्वारा खेले जाने वाले नाटकों की भाषा प्राय उर्दू से बोझिल एवं पद्यात्मक संवादों से युक्त होती थी। कविताएं जिस तरह से बोली जाती हैं उस तरह से पद्य में इसके संवाद होते थे। पात्रों में स्त्री एवं पुरुष दोनों पात्र होते थे। 1890 में न्यू एल्फ्रेड कंपनी खुली। इसकी स्थापना सोहराब जी एवं मोहम्मद अली ने की। इस कंपनी के लिए नाटक लिखने वालों में पंडित राधे श्याम कथावाचक एवं आगा हश्र कश्मीरी का नाम उल्लेखनीय है। कश्मीरी को हिंदुस्तानी मौरलोव की उपाधि प्रदान की गई है। सीता बनवास, खूबसूरत बाला, सूरदास, गंगावतरण, शहीदे नाज, मुरी देशक इत्यादि प्रसिद्ध नाटक रहे हैं इनके।
राधे श्याम जी ने मुख्यतः पौराणिक नाटकों की रचना की। इनका वीर अभिमन्यु नाटक काफ़ी लोकप्रिय था। राधे श्याम की भाषा साहित्यिक हिंदी के निकट है। व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में और भी अनेक पारसी कंपनियां सक्रिय रहीं, जिनमें कुछ नाम हम गिना सकते हैं, जैसे जुबली कंपनी, इंपीरियल कंपनी, लाइट ऑफ इंडिया कंपनी, ओल्ड पारसी थिएटर कंपनी, इस तरह की और भी कंपनियां थी। इन कंपनियों का उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता के लिए घटिया मनोरंजन प्रदान करना था। इस तरह पारसी रंगमंच की परंपरा लगभग 1930 ईस्वी तक चलती रही। पारसी रंगमंच में अस्वाभाविकता का आधिक्य था और उनके गद्यात्मक संवाद भी तुकांत होते थे। मंच पर रोमांचकारी एवं कौतूहलपूर्ण दृश्यों की उद्भावना पर बल दिया जाता था। तो कुल मिला के व्यावसायिक रंगमंच जो है वो पूरी तरह से पारसी नाट्य कंपनियों पर आधारित था। इसमें हमें जो नाटक लिखे गए वह उनके नाम याद रखने होंगे, जो जैसा कि हमने उनके जो निर्माण की अवधि है, उनका वर्ष है, वह याद रखना होगा, और नाटक कंपनियों के नाम के साथ नाटकों के नाम और वर्ष भी याद रखने होंगे। तो ये था पारसी नाटक रंगमंच अर्थात व्यवसायी रंगमंच के बारे में बात। अब हम कुछ बात करते हैं अव्यावसायिक रंगमंच के बारे में। व्यावसायिक नाटक मंडलियों ने मनोरंजन के नाम पर नाटकों का भोंडा प्रदर्शन किया। जब भी पारसी नाटक की, पारसी रंगमंच की बात होती है तो उनकी जो विशेषताएं गिनाई जाती हैं उसमें यही है कि उनमें केवल मनोरंजन पर बल होता था, कोई संदेश नहीं था, फूहड़ता होती थी और अश्लीलता होती थी, तो भोंडा प्रदर्शन किया जाता था नाटकों का। तो इससे समाज के नैतिक मूल्यों पर आघात लगा। फलतः कुछ ऐसे नाट्य मंडलियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हुई जिनका उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन करना था। इन्हें अव्यावसायिक नाटक मंडलियां कहा गया। इनमें कुछ नाम हम ले सकते हैं। इनमें काठियावाड़ की सूर विजय, मेरठ की व्याकुल भारत विशेष प्रसिद्ध रही। इस संबंध में हमारी नाट्य परंपरा के लेखक श्री कृष्णदास लिखते हैं कि यद्यपि इनमें भी पारसीपन का प्रभाव विद्यमान था, परंतु इनका लक्ष्य हिंदी के नाटक खेलना था और इसमें संदेह नहीं कि पारसी कंपनियों द्वारा जो कुरुचि और बद्धापन जनता को प्रिय हो चला था उसको हटाने में इन्होंने बड़ी मदद की। इन अव्यावसायिक नाटक कंपनियों का हिंदी रंगमंच के स्वस्थ विकास में काफ़ी योगदान रहा। सूर विजय से संबद्ध पंडित राधेश्याम कथावाचक द्वारा लिखित उषा अनिरुद्ध और व्याकुल भारत के सम्राट चंद्रगुप्त, बुद्धदेव इत्यादि नाटकों ने अपने समय में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन कंपनियों को विद्वान लेखकों एवं अभिनेताओं का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक दोनों प्रकार की नाटक कंपनियों में गुण दोष होते थे, हुए भी उन्होंने हिंदी रंगमंच के लेकिन विकास में अपना योगदान दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रारंभिक अवस्था में जो शैशव अवस्था थी, अनगढ़ अवस्था थी, उतनी पारंगत नहीं थी, कुछ कमियां भी रही, लेकिन निश्चित रूप से वो पहले कदम जो हैं वो आगे चलकर हिंदी रंगमंच के विकास में उन्होंने आधार भूमिका काम किया। और उनके जो योगदान है उनको हम कह सकते हैं कि पारसी व्यावसायिक कंपनियों ने सबसे पहले रंगमंच पर दृश्यों को पर्दे द्वारा उपस्थित करने की शुरुआत की। योगदान जो पारसी कंपनियों का है, चाहे वह व्यावसायिक हो चाहे अव्यावसायिक कंपनियों का, उनकी जो योगदान है वो इस प्रकार हम आंक सकते हैं। और चूंकि पारसी कंपनियां सचल थी, सचल मतलब गतिशील थी, इसलिए इनसे देश के विभिन्न भागों में नाटकों के प्रति रुझान पैदा हुआ। इन कंपनियों के द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बल मिला। पारसी व्यावसायिक कंपनियों के कुरुचिपूर्ण अभिनय के फलस्वरूप हिंदी लेखक सुरुचिपूर्ण नाटकों के प्रणयन के लिए सक्रिय हुए। तो एक तरह से जो कमियां रही व्यावसायिक और अव्यावसायिक रंगमंच की नाटक कंपनियों की, उन कमियों ने ही आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी के जो लेखक थे उनमें सुधार की व्याकुलता उत्पन्न हुई
और इसकी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया भारतेंदु पर हुई। भारतेंदु को हिंदी नाटकों के साथ हिंदी रंगमंच का भी जन्मदाता माना जाता है और कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियाँ, ये सारे कमियाँ और तत्कालीन जो रंगमंच की जो फूहड़ता थी, उसने एक गंभीर लेखक को इसमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जिस विषय पर बात की है, कौन कौन से बिंदु छुए हैं, वह है रंगशाला, रंगमंच, जन रंगमंच, हिंदी रंगमंच का विकास, जिसमें व्यावसायिक रंगमंच और अव्यावसायिक रंगमंच पर हमने बात की है। हिंदी रंगमंच पर और हिंदी नाटक के उद्भव, हिंदी नाटक के विकास पर हम अगले जो वीडियो हैं उसमें क्रमशः बातचीत को और जारी रखेंगे। तो यह एक तरह से पूर्व पीठिका है हिंदी रंगमंच की प्रथम भाग में, जिसे हमने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।